देश का गृह मंत्री जिसके हाथ में इस पूरे देश की कानून व्यवस्था है, वही अगर संविधान बनाने वाले, संविधान के निर्माता, इस देश की सबसे बड़ी मूर्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बारे में ऐसे अब शब्द कह रहा है देश का गृह मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि भी उनके अंदर उनकी सोच कैसी है। उनकी सोच सिर्फ एक है, जात पात, और इस बीजेपी की दुकान में जात पात और मेरे पिता, मेरे बुजुर्गों, मेरे दादे, ताऊ, चाचों, मेरे भाइयों और मेरी माता शक्ति, मेरी माता है। आज हम आपके बीच में सभी साथी आपकी उस लड़ाई का, आपके उस एहसान का धन्यवाद करने आए हैं। वैसे तो 2 महीने चुनाव को हो गए और 2 महीने में सुख दुख का बहाना, ब्याह शादी का बहाना 8-10 गेड़े बड़ी ग्रोथ में आ गई है। लेकिन आज मैं आपका 36 बिरादरी का इस पावन पवित्र भूमि का धन्यवाद करने आया हूँ। धन्यवाद इसलिए करने आया हूँ क्योंकि नानंद ने पिछले चुनाव में इतिहास बनाने का काम किया है। आधी सदी बीत गई, 52 साल से नानंद में कांग्रेस का विधायक नहीं बना था कोई। लेकिन आप सबकी संघर्ष की वजह से, आप सबकी मेहनत की वजह से और आपके आशीर्वाद की बदौलत आज नाम से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है, कांग्रेस पार्टी का विधायक है। इसके लिए मैं समस्त कोटकला गांव के सभी पिता बुजुर्गों का, मेरी माता शक्ति, माताओं, बहनों का, मेरे नौजवान भाइयों का धन्यवाद करने आया हूँ। और 36 बिरादरी के भाइयों को एक विश्वास दिला के जा रहा हूँ। 36 बिरादरी के किसी भी भाई ने, गरीब ने, अमीर ने, छोटे ने, बड़ा ने, दलित ने, पिछड़ा ने, गरीब ने, किसी ने भी आपकी इस बेटे की, आपकी इस विधायक की जरूरत पड़े तो कोई भी चोला टोल की जरूरत नहीं, सीधा मैं फोन करियो, चाहे मैं आदेश दियो, चाहे मेरे दोहराइयो। मेरा वायदा है, आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं हमें किसी दूसरे को रहेगा। और ना मैं आपके बीच में ये बहाना बनाऊंगा कि भाई सरकार नहीं है। सरकार आपके रूप से बड़ी है, हालांकि कसर रहेगी थोड़ी सी, अपना नहीं बन पड़ पाई, लेकिन सरकार कोई भी बड़े हो आपके वोट से बनती है। और आपके लिए चाहे मेरे किसी के पैर पकड़ने पड़ो, चाहे किसी का आपको चोरी करनी पड़ो, चाहे लड़ाई लड़के लड़ना पड़ो, नानंद हल्के के अधिकार, नानंद हल्के के विकास की लड़ाई को मैं 100% लड़ूंगा और 100% नानंद में विकास के काम करवाने का काम करेंगे साथी। मेरा वायदा है आपसे, मैं न्यू तो कहना नहीं, मैं सारे हरियाणा का बजट नानंद में लगेगा। लेकिन आप किसी का मांगना पड़ो, किसी का लड़के लेना पड़ो, नानंद के विकास को कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। नानंद के विकास के अच्छा पैसा नानंद में लगेगा, ये मैं आपके बीच में कहने आया हूँ साथियों। और मैं तो इसलिए भी आपका धन्यवाद करने आया हूँ। यहां से धन्ना से विधायक बन गए थे, बड़े बड़े लोग विधायक बन गए थे। आपने एक गरीब किसान के बेटे को खेत से उठा के 3 करोड़ लोगों में से छांट के हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा भेजने का काम किया है। तो मैं और मेरा परिवार तब तक कर्ज नहीं उतार सकते। मैं अपने बात भी लुके के बोलूंगा, भाई इस नानंद का कर्ज न भूलियो, इस नानंद का शान न भूलियो। आप लोगों ने वो एहसान में इस बेटे को बचाने का काम किया है। और वायदा करता हूं, अगर 36 बिरादरी के किसी भाई ने वोट दिए हो चाहे ना वोट दिए हो, बढ़ने के बाद आदमी सबका हो जाता है। कोई किसी ने वोट ना दी हो, उसने काम पर जो तो संकोच करने की जरूरत नहीं, सीधा आइयो। क्योंकि मैं किसी का न्यू को नहीं पूछा करता, मैं कहते मेरे वोट क्यों नहीं दिए, दिए हैं कि ना दिए हैं। हो सकता है
36 बिरादरी में आज तक मैंने बराबर समझे ना। मैंने कभी दुख सुख में जाने में फर्क किया, ना मैंने कभी ब्याह शादी में जाने में फर्क किया। 36 बिरादरी का सबका सुख दुख में गया, सबका ब्याह शादी में गए। और आगे भी 36 बिरादरी के हर सुख दुख हर संघर्ष में कोई आपका भाई, आपका रिश्तेदार कोई आओ चाहे ना आओ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके हर संघर्ष में, आपके हर सुख दुख में, आपकी हर लड़ाई में आपको आगे खड़ा मिलेगा साथ। अपना ये आशीर्वाद, अपना ये विश्वास बनाए रखना मेरा वायदा है आपसे। आपको कभी ये कमी महसूस नहीं होगी कि मैं कोई दूसरा विधायक बन रहा है। आपको हमेशा ये इतना मान सम्मान देने का काम करूंगा, आपको लगेगा मैं आपके घर का बेटा, आपका घर का भाई विधायक बना। यही आपके बीच में कहने आया था। और लाइब्रेरी की एक डिमांड का हमने मेरे बताई, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी आज के जमाने में कैसा माध्यम बन चुकी है कि शहर को बचाने में गरीब तो सारे रहेंगे, क्यों खेती करनी है तो आजकल कर्ज में है। तो गरीबों के बच्चों को सहूलियत चाहिए पढ़ने की। घर में माहौल है नहीं, छोटे छोटे परिवार बड़े होने लगे, घर छोटे होने लगे, तो घर पढ़ने की सुविधाएं क्यों मिलती है। आजकल पढ़ाई भी सारी ऑनलाइन हो रही है। तो लाइब्रेरी जो शहरों में बड़े बड़े 1500-2000 रुपया के मंथली किराए पर है उपलब्ध होती है। मेरा वायदा है मैं सरकार के सामने आपकी लाइब्रेरी की मांग रखी और जल्द से जल्द लाइब्रेरी को काम को शुरू कराने का काम करेंगे। कोई और जो भी डिमांड है लेकिन ठीक है पंडित जी, खारे पानी लाग रहे हैं, मेरा आपसे वायदा है हमेशा आपके बीच में है कि जो ये मांग आप लोग बता रहे हो, मैं आगे बैठा हूँ 10 मिनट 15 मिनट और इसे साथ में मिलना हो, कोई काम हो, बेझिझक आप इस भाई का कोई बेटे में बताने का काम करो। मैं 100% उनके लिए प्रयास करता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आपके कामों के लिए, क्योंकि भाई सरकार अपनी बन जाती तो इतनी बारी भी लग रही थी, लेकिन चलो एक तो भाई जो है उसे में काम चलाना है और आपके लिए जो लड़ाई लड़नी है उस लड़ाई को पूरी ईमानदारी मजबूती के साथ उसको लड़के आपके अधिकार लाने का काम करना है। यही अपने सभी चाचे ताऊओं से, दादों से, अपने भाइयों से, अपनी माता शक्ति से कहने आया था। आपने यहाँ आने पर जो मान सम्मान दिया, जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। और गांव की तरफ से 36 बिरादरी की जो समान रूपी पगड़ी है, जो पगड़ी पहनाने का काम किया, मैं वायदा करता हूँ कोर्ट कराने उस पगड़ी की शान को हमेशा बढ़ाने का काम करूंगा। कभी मेरे सिर पे जो आपने पगड़ी रखी उसकी शान में कभी नहीं आने दूंगा। यही आपको कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नानुर, जय कोटपुरा। विधायक जी, किस तरह प्रोग्राम चल रहे हैं, किस तरह धन्यवाद भी हो रहा है और जो कुछ समस्याएं जो हमारे ग्रामीण इलाके की है, वो उन समस्याओं के बारे में अधिकारियों से निवेदन करनी है कि इनको जल्द से जल्द उनका समाधान करें। ज़्यादातर पानी की समस्या देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। कई समस्याएं बहुत छोटी हैं लेकिन उनके परिणाम बहुत गंभीर हो रहे हैं। उस पर अगर अधिकारी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो उन समस्याओं का समाधान बहुत जल्द और बहुत आसानी से हो सकता है। सरकार की योजना रही है जी, हर घर नल हर घर जल, लेकिन आज भी पानी समस्या है, हर गांव में मिल जाती है। सरकार योजना बना देती है लेकिन कई बार योजनाएं केवल अपने झूठे वायदे, अपने जुमलों के लिए बनाती है। लेकिन फिर भी ये तो सबका अधिकार है, पानी तो सबका अधिकार है। हर घर तक पानी जाना चाहिए। गंदे पानी की निकासी हर घर का अधिकार है। हर घर की गंदे पानी की निकासी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं और
इन चीज़ों पे पूरा ध्यान सरकार को देना चाहिए। जहाँ अधिकारियों की बात है, कोई जहाँ अधिकारियों की लेवल की कोई चीज़ है उसे अभी दूर करवा रहे हैं, और कोई लगता है कि भी सरकार के लेवल की चीज़ है उसको आप समाधान भी कम कराएंगे। एक बैंक की समस्या है गाँव की नोएडा में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बुखार में मिला था, लेकिन ये समस्या उठा रहे गाँव वाले, क्या कोई समाधान उसके काम में बिल्कुल, अगर यहाँ पहले थी, लेकिन उसको उसके क्या लाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, जो शिफ्ट हो गया तो वहाँ भी जरूरत है, लेकिन इसके लिए क्या है, आबादी तो यहाँ 15,000 की है, लेकिन उसका क्या अभी प्रावधान है, क्या सिस्टम है, मैं एक बार देख के उसमें बताऊँगा। एक जी एक खगड़ा अड्डा था, लेकिन जो बड़ा अड्डा है उसके जो मतलब पत्थर लग रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बना है। इलेक्शन के टाइम आपने बताया था कि बड़ी कमीशन खोरी हुई है जी, इसका भी कुछ समाधान हो उसका? वो बड़खाबड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ सही कह रहे हैं। बाइक वाला हो खासकर या पैदल यात्री को तो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। उसकी दोबारा मैंने जो हिसाब से बात की थी पहले भी, अब एक बार फिर मैं अधिकारियों से बात करके कौन उसमें ठेकेदार था उनको प्रॉपर तरीके से लगवाने का काम करेंगे। एक किसान द्वारा बॉर्डर पर बैठ गए लगा और दिल्लीवाल साहब से आपने मतलब ज़्यादा खराब बताई जा रही है, हमें कल मतलब किसानों की जायज़ मांग है, सरकार बिल्कुल जायज़ मांग है। और किसानों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि जरूरत क्यों पड़ी उनको दोबारा बैठने की। जब एक पूरी दुनिया के किसान 1 साल तक सड़क पर बैठे रहे, 13 महीने तक 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको दोबारा बैठना पड़ा? उसका सीधा सा स्पष्ट कारण, इस देश के सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, उन्होंने किसानों से झूठ बोला, झूठ बोल के उन किसानों को से वायदे किए कि भाई हम आपको ये काले कानून वापस लेते हैं और एमएसपी की गारंटी देते हैं, भाई आप एक कमेटी बनाएंगे और जल्द से जल्द एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। आज तक उस कमेटी की कोई मीटिंग तक नहीं हुई है। तो ये इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फेलियर है कि करोड़ों किसानों को उन्होंने झूठ बोल के घर वापस भेजने का, एक उम्मीद के साथ, झूठी उम्मीद के साथ घर भेजने का काम किया था। और अब जो, क्योंकि डल्लेवाल जी जो हैं वो पिछले 24-25वां दिन है आज उनके आमरण चल रहा है। मैं 2 बार जाके आया हूँ। जब कल गए तो उनकी सेहत इतनी ख़राब थी कि वो 15 से 20 मिनट बेहोश भी रहे हैं। वहाँ सबकी आंखें नम थी कल कि भाई एक 70 साल का बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के बैठा है किसानों के लिए, केवल जायज़ मांगों के लिए, जिसमें नरेंद्र मोदी तक कहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्वदलीय कमेटी गठित की जिसमें सभी पार्टियों के एमपी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी एमपी थे। उस सर्वदलीय कमेटी ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खुद के एमपी थे, उन सभी एमपीज़ ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी कि भाई किसानों को वाकई में एमएसपी की लीगल गारंटी की ज़रूरत है। आज किसान के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ क्यों कोताही बरत रही है? जब उस कमेटी ने, जब उनके खुद के सांसद कह रहे हैं कि भी किसानों को एमएसपी की ज़रूरत है, और वो कमेटी बनाई किसके द्वारा गई? सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो फिर आप पूरी करो। विधानसभा में जब मैंने एमएसपी का मुद्दा उठाया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, आप नारनून छोड़ दीजिए, आप लाडवा आ जाइए। लाडवा तो मुख्यमंत्री की विधानसभा है। मैं डंके की चोट पे कहा था मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, आप अपनी विधानसभा में मुझे 2%, ओनली 2% किसान विधानसभा में लाडुआ में ऐसे दिखा दो जिनको धान एमएसपी पे जिनका खरीदा गया, मैं इस विधानसभा से तुरंत चला जाऊंगा छोड़ के। पूरे हरियाणा प्रदेश में 1% भी किसान का धान एमएसपी के ऊपर नहीं बिका। मिलर 1800-1900 रुपये धान खरीदा और 2320 रुपये का रेट। कमाल की बात देखिए आप, किसान का धान 1800-2000 बिका है, लेकिन 2320 रुपये के खाते में पैसे आए हैं। मिलरों ने भ्रष्टाचार किया है, इसमें परचेजर की बल्ले बल्ले हुई है, किसान और आड़ती दोनों मारे गए। इसलिए ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। मैंने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में कहा था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई हम इसके ऊपर जल्द से जल्द जांच कराने का काम करेंगे। लेकिन हालात आज ये हैं कि देश का पेट भरने, दुनिया का पेट भरने वाले को जब भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। डल्लेवाल साहब आज 25 दिन में बैठे हैं, कोई मंत्री नेता मतलब जो पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के, आज तक मिलने नहीं मिले, बातचीत करने नहीं मिले। क्या मानो आप फेलियर है सरकार? फेलियर नहीं, सरकार का ध्यान अंबेडकर जी का अपमान करने के ऊपर है, सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार के ऊपर है, सरकार का ध्यान ऐसी चीज़ों के ऊपर है जहां मुद्दों को भटकाया जा सकता हो। पूरे महीने में संसद नहीं चली, केवल
एक ना ये अडानी के ऊपर चर्चा चाहते, ना ये किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा चाहते, ना ये मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहते। अब कुछ अंधभक्त कहते हैं भी मोदी जी ने रसिया की वार रखवा दी। अरे रूस छोड़ दो, ये मणिपुर रुकवा दो कम से कम। आप मणिपुर में शांति करवा दो, हम मान जाएंगे कि भी नरेंद्र मोदी में दम है। देश का गृह मंत्री को फैशन बना दिया, मतलब अम्बेडकर क्या मानना है? क्यों इस तरह जिनकी मतलब जैसी सबको सोच हो गया, मेरे अंदर जैसी सोच है वही बाहर निकलेगी। अब अगर देश का गृह मंत्री जिसके हाथ में इस पूरे देश की कानून व्यवस्था है, वही अगर संविधान बनाने वाले, संविधान के निर्माता, इस देश की सबसे बड़ी मूर्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बारे में ऐसे अब सब कह रहा है देश का गृह मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि भी उनके अंदर उनकी सोच कैसी है। उनकी सोच सिर्फ एक है, जात पात, और इस बीजेपी की दुकान में जात पात और धर्म के अलावा कुछ नहीं है, केवल जात पात और धर्म के मुद्दों के ऊपर आपस में बांटने का काम करता है। पूरे नाडू का चला जी, पूरे नाडु का।